Hello my sweet listeners, I hope you all like my video. Please subscribe my channel FM Story World and don't forget to like, comment and subscribe my channel. अगर आप सबको कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड इट. थैंक यू. ये स्टोरी तभी कंटिन्यू होगी जब इसमें अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी. लेट्स स्टार्ट. द सिक्स लिटिल विच, यू फील गुड. रात का वक्त. नंदिनी का अपार्टमेंट. नंदिनी डरते हुए अपने पेट पर हाथ रख देती है और मन में सोचती है, अंडस्को, यह क्या हो रहा है. इनकी आवाज़ बिल्कुल उनके जैसी है. क्या वो दोनों एक ही इंसान हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है. वह तो अंडरवर्ल्ड का बादशाह है. ये तो प्रोफेसर और बिजनेसमैन है. ये सोचकर वह अपने पेट को गले लगा लेती है और प्यार से सहलाते हुए कहती है, अंडस्को, तुम फिक्र मत करो. तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, भले ही खुद मर जाएगी. तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा बच्चा, फिक्र मत करो. तुम्हारी मम्मी हर वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी. ये बोलते हुए वह आंसू साफ करती है और याद करने लगती है कैसे वह उसके करीब आ रहा था, उसके बालों को कानों के पीछे कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले वह करता था. ये सोचकर वह और भी ज़्यादा डर जाती है और अपने पेट को सहलाते हुए कहती है, अंडस्को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बच्चा, प्लीज़ अपनी माँ की मदद करना. तुम्हें तो ज़्यादा पता होगा कि वह कौन है. ये बोलते हुए वह धीमे कदमों से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है और उसके बाद लिफ्ट में जाती है और नीचे चली जाती है. नीचे जाकर वह अपार्टमेंट के पीछे वाले गार्डन में आ जाती है. यहाँ पर जंगल वाला रास्ता है और वह ज़्यादातर इस जंगल वाले रास्ते से ही आती है, क्योंकि उसे काफ़ी सेफ फील होता है. यहाँ से कम कोई उसके साथ वह सब करने वाला तो नहीं है. यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ ही रहती हैं. वह गार्डन के पास एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है और खुली हवा में गहरी सांस लेकर मन में सोचती है, अंडस्को, क्या मुझे वह कॉलेज छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ. मुझे नहीं छोड़ना कॉलेज. ये सोचते हुए वह अपने खूबसूरत बालों को खोल देती है, जो जोड़े में बंधा हुआ था. उसे काफ़ी अजीब लग रहा है और ठंड भी लग रही है, इसलिए उसने अपने बड़े, लंबे, घने बालों को खोल दिया था. उसके बाल अब मिट्टी में भी गिर चुके थे, क्योंकि इतने ज़्यादा लंबे हैं कि वह मिट्टी को भी छू रहे हैं. तभी तेज हवा आती है और उसके बाल उड़ने लगते हैं और वह अपने गाल पर हाथ रख लेती है. उसकी आंखों से एक बूंद चमकदार मोती जैसे आंसू नीचे गिरते हैं. दूसरी तरफ कोई था जो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और अपनी दहकती अंगारों जैसी आंखों से उसे ही देख रहा था. वह डरते हुए एक नज़र आसपास देखती है, पर उसे कोई दिखता नहीं. वह एक चैन की सांस लेती है और मन में सोचती है, अंडस्को, ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई है जो मुझ पर और मेरे बच्चे पर नज़र रख रहा है. अगर कोई मेरे बच्चे पर नज़र रख रहा है तो मैं मार डालूंगी उसे, और अगर मुझ पर नज़र रख रहा है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ. मुझे तो डर लगता है. वह खुद से ही बात करते हुए उठ जाती है और महसूस करती है कि उसे फिर से भूख लगी है और मीठा खाने का मन कर रहा है, पर उसके पास तो कुछ मीठा है ही नहीं. अभी वह सोचती है कि जाकर खीर बना लेगी, तो वह धीमे कदमों से जाने लगती है. तभी कोई आकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है अपने करीब. वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और सर ऊपर करके देखती है, तो यह उसका प्रोफेसर ही है, प्रोफेसर तपिश. तपिश को देखकर वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे दूर हटाते हुए कहती है, अंडस्को, प्रोफेसर, आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर कोई देख लेगा. जाओ यहाँ से, प्लीज़, ऐसे मत आओ मेरे पास. जाओ यहाँ से. वह बार बार डरते और घबराते हुए आसपास देख रही थी. उसे इतना ज़्यादा घबराता देखकर तपिश उसके गाल पर हाथ रखता है और कहता है, अंडस्को, कोई नहीं है यहाँ. कोई नहीं देखेगा, और देखेगा भी तो क्या ही जाता है. वैसे भी मैं तुम्हारा प्रोफेसर ही तो हूँ. इसमें इतना ज़्यादा घबराने की क्या बात है. तुम कुछ ज़्यादा ही घबरा रही हो. पर उसे डर इस बात का लग रहा है कि अगर वह हुआ तो वह उसे मार डालेगा. ये सोचते हुए वह गहरी सोच में डूब जाती है. नंदिनी गार्डन में टहल रही थी, अपने खूबसूरत हाथों को मलते हुए. तभी अचानक पीछे से वह फिर से गले लगा लेता है और उसके गर्दन को चूमते हुए उसके सीने पर हाथ रखता है और कहता है, अंडस्को, आज तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो. मन कर रहा है आपको अभी बेडरूम में लेकर जाऊं और ढेर सारा प्यार करूं. और बस प्यार करता हूं और यह प्यार कभी खत्म नहीं होगा. वह डर जाती है और उसे देखने लगती है. उसका चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा था. उसने अपने चेहरे को मास्क से ढक रखा था. उसकी आंखें एकदम गहरी काली थीं. वह उनकी आंखों में देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और नज़रें नीचे कर लेती है.
उसे ऐसा करता देखकर वह उसके बालों को उसके एक कंधे पर करता है और दूसरे कंधे को चूमते हुए कहता है, अंडस्को अब और इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। अभी हम आपको बेडरूम में लेकर जाना चाहते हैं। बोलते हुए वह उसके गाल पर हाथ रखता है और उसे गले लगाकर उसके होठों को चूमने लगता है। वह घबराते हुए उसे दूर हटाने की भी कोशिश नहीं करती क्योंकि उसे पता था अगर वह दूर हटाने की कोशिश करेगी तो उसे और भी ज्यादा दर्द होने वाला है, इसलिए वह कुछ करती ही नहीं। काफी देर तक चूमने के बाद वह उसे अपने बाहों में उठा लेता है। तभी उसका फोन भी बजता है। वह उसे नीचे उतारकर फोन रिसीव करता है और बात करते हुए कहीं चला जाता है। इसे देखकर वह एक चैन की सांस लेती है और उसके बाद उठकर रास्ते के साइड आ जाती है और बड़ा सा गेट खोलने की कोशिश करती है, पर वह खुलता नहीं। तभी एक आदमी जो यहाँ पर बिजनेस की मीटिंग के लिए आया था, उसका ध्यान उस खूबसूरत छोटी सी लड़की पर जाता है जिसने लाल और पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से उसके घने लंबे काले घुंघराले बाल जो जमीन को भी छू रहे थे। वह उसे देखकर उसके करीब चला जाता है। उधर वह निराश होकर एक गुलाब के फूल के पौधे के पास आ जाती है और गुलाब पर हाथ रखती है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। वह डर जाती है और डरते हुए पीछे हटने लगती है, पर वह इंसान उसे खींच लेता है अपने करीब। वह काफी ज्यादा डर जाती है और दूर हटने लगती है। तभी अचानक वहां पर वह आ जाता है और अपना फोन काटकर सामने देखता है। अगले ही पल उसकी आंखें जो शांत थीं, उनमें खुशी थी, अब उनमें अंगारे दहक रहे थे। उसकी उन आंखों को देखकर वह डर से थर-थर कांपने लगती है। उसे इतना ज्यादा डरता देखकर उसे इंसान को भी कुछ समझ नहीं आता और अगले ही पल वह नीचे पड़ा हुआ था, क्योंकि उसने उसे इंसान की दोनों आंखों में गोली मार दी थी। नंदिनी डर से चिल्लाती है ये सब देखकर और वह नंदिनी के करीब आकर उसके बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए बेडरूम में लेकर जाता है और न जाने कितनी ही देर तक उसे मारता है और उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती करता है। जब मन भर जाता है तो वह चला जाता है। उधर तपिश देखता है कि वह अपनी सोच में गुम हो चुकी है। वह उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाता है तो वह डरते हुए होश में आती है और तपिश को दूर धक्का देकर जल्दी से भागते हुए अपने अपार्टमेंट में चली जाती है और वॉशरूम में जाकर जल्दी जल्दी अपने हाथों को धोने लगती है, काफी ज्यादा रगड़ रगड़ के, क्योंकि उसे डर था कि उसका छुआ उसके बदन पर न रह जाए और अगर उसे पता चल गया तो वह उसे मार ही डालेगा। वह देखती है कि अभी भी उसे उसके एहसासों का महसूस हो रहा है। वह वॉशरूम चली जाती है और शॉवर ऑन करके शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और अपने बदन को रगड़ने लगती है बुरी तरीके से। वह अपने पूरे बदन को रगड़ रगड़ कर साफ करती है और जब उसे फील होता है कि अब उसका छुआ उसके बदन पर नहीं है, तब जाकर वह एक गहरी सांस लेकर वॉशरूम से बाहर आती है और गीले कपड़ों में ही बिस्तर पर लेट जाती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ तपीश हैरानी से अपने उन हाथों को देख रहा था और सामने देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा भी क्या कर दिया कि यह लड़की भागते हुए चली गई। उसने तो कुछ किया भी नहीं। ये सोचते हुए वह अपार्टमेंट में चला जाता है और किसी से पूछकर वह ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी एक औरत उसे देखकर हैरानी से कहती है, अंडस्को आप कौन हो? ये सुनकर वह अपनी ठंडी आवाज में कहता है, अंडस्को हम नंदिनी के प्रोफेसर हैं। ये सुनकर वह औरत शक की नजरों से उसे देखती और कहती, अंडस्को हाँ तो नंदिनी के प्रोफेसर हैं। इतनी रात को क्यों नंदिनी से मिलने आए हो? और उससे तो इतने महीनों में कोई मिलने नहीं आया, बेचारी, और आज अचानक प्रोफेसर आ गए, ऐसी भी क्या बात है? काफी गुस्सा आता है और वह इग्नोर करके जाने लगता है। ये देखकर उस औरत को काफी गुस्सा आता है और वह अपनी बेटी को बुलाती है। उनकी बेटी बाहर आ जाती है और बाहर आकर तपीश को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अंडस्को अरे अम्मा, तुझे पता नहीं है ये कौन है? ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और अब ये प्रोफेसर भी बन चुके हैं। 2 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में छपा था, टीवी में दिखाया गया था, भूल गए? ये सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ तपीश खुद ही लिफ्ट में चढ़ जाता है और बटन क्लिक करता है। उसके बाद जिस भी फ्लो में लिफ्ट रुकती है वह उस फ्लो में आ जाता है और आसपास देखता है। तभी उसे नीचे पायल गिरी हुई दिखती है। वह वहां पर जाता है और पायल को उठा लेता है। थोड़ा हिलता है तो उसे आवाज आने लगती है, बहुत ही मीठी सी, जो उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। वह उन्हें अपनी जेब में रख लेता है और दरवाजे को खटखटाता है। इधर नंदिनी जो डरी सहमी गंदे कपड़ों में लेटी हुई थी बिस्तर पर, हैरान हो जाती है कि अब कौन आया है। वैसे भी उसकी पड़ोस वाली चाची के सिवा और कौन ही आ सकता है।
ये सोचकर वह दरवाजा खोलती है और तपीश को देखकर डर जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। पर तपीश अपना पैर रख देता है और दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। उसे दरवाजे के बीच में पैर रखना देखकर उसे फिर से कुछ याद आने लगता है। कैसे एक बार उसने गलती से उसे दूर कर दिया था। वह जो चाहता था वह करने नहीं दिया था, क्योंकि उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, और उसने उसके बाद उसकी क्या हालत की थी। ये सोचकर वह डर से कांप जाती है। नंदिनी बाहर सोफे पर लेटी हुई थी और तभी अचानक वह उसके करीब आता है और उसके खूबसूरत हाथों को छूते हुए कहता है, अंडस्को काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। मेरा मन फिर से चाहता है आपको प्यार करना। वह डर जाती है और उठकर बैठ जाती है। उसे उठता देखकर वह उसकी गाल पर हाथ रखता है और कहता है, अंडस्को कमरे में चलिए। ये बोलकर वह उसके चेहरे को देखने लगता है। नंदिनी डर जाती है, उसे धक्का देकर कहती है, अंडस्को बहुत दर्द हो रहा है। अभी नहीं। नंदिनी की बातें सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और वह गुस्से के साथ नंदिनी का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहीं पर लिटाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वह लगभग पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका था। वह उसकी गर्दन और होठों को बुरी तरह से काट रहा था, पर नंदिनी उसे दूर धक्का दे देती है और भागते हुए कमरे में जाने लगती है। कमरे में आकर वह दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि वह अपने चमकदार जूते पहने पैरों को दरवाजे के बीच में आना देता है और दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है और खुद ही दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद जबरदस्ती उसे बिस्तर पर फेंकता है और उसके करीब आकर उसके जबड़े को पकड़कर बिस्तर पर एक पैर रखता है और नीचे एक पैर रखता है और दांत पीसकर कहता है, अंडस्को इतनी औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम मुझे मना कर सको। बोलते हुए वह उसके खूबसूरत बालों को खोल देता है और अपने हाथों से उसे पकड़कर उसके चेहरे को अपने करीब लाकर उसके होठों को देखता है, जो कि लाल हो चुके हैं और थोड़ा खून भी निकल रहा है। वह उन होठों को फिर से चाटने लगता है। काफी देर तक चाटने के बाद वह उसे बिस्तर पर धक्का देकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने लगता है। वह बस ऐसा ही करके अपना हवास मिटाता और चला जाता, और जब भी उसे गुस्सा निकालना होता वह तब भी आ जाता और नंदिनी पर सारा गुस्सा निकालकर उसे मारकर और उसके साथ जबरदस्ती करता चला जाता। अपनी हवस के अलावा उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वह नंदिनी से प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करता था, वह बस अपनी हवस मिटाना चाहता था। अपनी हवस को मिटाने के बाद वह ब्लैंकेट को लेकर उसके ऊपर डाल देता है, क्योंकि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। हालांकि उसने अपने पूरे कपड़े पहने हुए थे, यहाँ तक कि नंदिनी को तो उसे छूने का भी हक नहीं था। वह चाहे जैसे कैसे नंदिनी को छू सकता था, जो चाहे कर सकता था, पर नंदिनी उसे छू नहीं सकती थी। नंदिनी अब रो रही थी क्योंकि उसे काफी दर्द हो रहा था। उसे रोता देखकर वह नंदिनी के गाल पर प्यार से हाथ फेरता है और कहता है, अंडस्को लिटिल विच यू फील गुड। ये सुनकर वह और भी ज्यादा रोने लगती है और ना कहती है। उसके मुंह से न सुनकर वह उसके गाल पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, अंडस्को बोलो तुम्हें अच्छा लग रहा है। वह बहुत डर जाती है और डरते हुए कहती है, अंडस्को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बोलते हुए वह रोने लगती है। उसके मुंह से ये सुनकर वह उसे गले लगा लेता है और उसकी पीठ को थपथपाकर कहता है, अंडस्को आई एम हैप्पी दैट यू लाइक इट, अदरवाइज आई डिड नॉट लाइक इट दैट मच बिकॉज आई स्टिल फील लाइक इट। तो क्या होने वाला है इसके बाद? कौन है वह इंसान जो नंदिनी के साथ ऐसा कर रहा है? क्यों नंदिनी को लग रहा है वह इंसान और तपीश एक ही है? क्या कभी नंदिनी अपने दर्दनाक अतीत से बाहर आ पाएगी? और क्या तपीश नंदिनी को उस इंसान से बचा पाएगा? क्या सच में तपीश प्यार करने लगा है नंदिनी को? जानने के लिए पढ़ते रहिए च7 नंदिनी के दर्दनाक अतीत। नंदिनी का कमरा। नंदिनी बहुत ज्यादा डरते हुए उसे दूर हटाते हुए कहती है, अंडस्को प्लीज दूर जाओ ना। क्यों ऐसे करीब आ रहे हो प्रोफेसर? जाओ ना। मैं आपको एक बात बता दूं। उसे इतना ज्यादा डरता देखकर और दूर करता देखकर वह दांत पीसकर कहता है, अंडस्को तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं यहाँ पर तुम्हें उठाकर ले जाने आया हूँ। मुझे किसी भी चीज से मतलब नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं जानना। मैं बस यहाँ पर तुम्हारा तबीयत के बारे में पूछने आया था, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। तब मैंने देखा था तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा था, फफोले भी पड़ चुके थे। इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर, ताकि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा सकूं, क्योंकि तुम खुद तो नहीं जाओगी। मेरी वजह से ऐसा हुआ है, जिम्मेदारी तो मुझे ही लेना है। ये सुनकर वह शांत हो जाती है और कहती है, अंडस्को तो पहले बताना चाहिए था। कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं जाना, मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। अब तो दर्द होता ही नहीं,
दर्द किसे कहते हैं मुझे पता नहीं। आप प्लीज चले जाए अब। ये सुनकर वह हैरान हो जाता है और कहता है, अंडरस्को, ये कैसी अजीबोगरीब बात कर रही हो। ये सुनकर वह जल्दी जल्दी कहती है, अंडरस्को, आपने पूछा नहीं फिर भी मैं बता देती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। आप प्लीज चले जाए, सब गलत समझेंगे। भले ऐसा कुछ नहीं है, पर दुनिया तो गलत सोचेगी ही ना, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है। वह मासूमियत से कहती है और वह शादीशुदा है। ये सुनकर जैसे तपिश का दिल टूट सा जाता है और वह उसे हैरानी से देखते हुए कहता है, अंडरस्को, मतलब कि तुम शादीशुदा हो? तो फिर तुम प्रेग्नेंट, मतलब कि यह बच्चा तुम्हारे हस्बैंड का है? ये सुनकर वह उसके पेट पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहती है, अंडरस्को, उनके अलावा और किसका हो सकता है? ऑब्वियसली उनका ही बच्चा है। अब जाए आप यहाँ से, वरना सब गलत समझ जाएंगे। ये सुनकर उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता और वह उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अंडरस्को, तुम शादीशुदा हो? तो फिर तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम शादीशुदा हो। ये बोलते हुए वह उसकी सूनी मान को देखता है। उसे अपनी मान की तरफ देखता पाकर वह धीमे से कहती है, अंडरस्को, उनकी डेथ हो चुकी है और मुझे घर से निकाल दिया गया है। अब आपको पता चला ना, आप जाए यहाँ से। ये सुनकर तपीश के चेहरे पर जैसे सारे मुरझाए हुए फूल खिलने लगते हैं और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और कहता है, अंडरस्को, तुम्हारे हस्बैंड का डेथ हो चुकी है। ये तो काफी अच्छी बात है। अच्छा हुआ कमीना मर गया, वरना मैं खुद मार डालता उसे। ये बोलते हुए वह अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है। उसके चेहरे पर यह मुस्कान देखकर काफी ज्यादा डर जाती है नंदिनी और कहती है, अंडरस्को, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? जाओ ना यहाँ से। ये सुनकर वह सीरियस आवाज में कहता है, अंडरस्को, तुम्हारी एग्जैक्ट उम्र क्या है, बताओ। ये सुनकर वह अपनी प्यारी मासूम आंखों को ऊपर करके उसे देखती है और कहती है, अंडरस्को, अगर मैं बता दूं तो आप चले जाओगे? वह चालाकी से कहता है, अंडरस्को, हाँ चला जाऊंगा। वह मासूमियत से जवाब देती है, अंडरस्को, 19 की हूँ। ये सुनकर वह हैरान हो जाता है और कहता है, अंडरस्को, पर तुम तो काफी छोटी हो। मतलब तुम्हारी शादी किस उम्र में हुई थी? क्या बाल विवाह कर दिया गया था? अगर ऐसा है तो कैसे कर सकते हो तुम? ये सुनकर वह हाथ जोड़कर कहती है, अंडरस्को, प्रोफेसर प्लीज जाए। आपको मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद काफी हूँ खुद के लिए। मुझे नहीं पड़ना किसी लफड़े में। मुझे मेरी तरह जीना है। मुझे ऐसे ही रहना है। मैं खुश हूँ मेरे बच्चे के साथ। उसकी ऐसी बात सुनकर तपिश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से से कहता है, अंडरस्को, ये तुम ना कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रही हो। तुम मेरे साथ ऐसी बात नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। ये सुनकर वह घबराते हुए कहती है, अंडरस्को, हाँ पता है, पर सब गलत समझेंगे। जाए ना यहाँ से, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं हो। ये सुनकर अब तपिश को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह उसे दीवार के साथ सटकर उसके जबड़े को पकड़कर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर कहता है, अंडरस्को, क्या कमी है मुझ में? ये सुनकर वह भागने की कोशिश करती है और नीचे बैठ जाती है और कहती है, अंडरस्को, अब क्या करूं मैं? क्या करने से आप यहाँ से जाओगे? ये सुनकर तपिश अजीब तरीके से मुस्कुराता है और अपने एक घुटने के बल नीचे बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ता है और कहता है, अंडरस्को, मैं जो कहूँगा वह करोगी, उसके बाद ही मैं जाऊँगा। ये सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि यह उसका फ़ायदा लेने वाला है। इसलिए वह डरते हुए कहती है, अंडरस्को, देखिए, आप जो चाहते हो मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। भले मेरे पति नहीं रहे, पर मैं उनके लिए अभी भी लॉयल हूँ। उसकी बातें सुनकर तपिश का खून खौल जाता है और वह उसका जबड़ा पकड़ के कहता है, अंडरस्को, तुम सोच क्या रही हो, जरा वह बताना। वह डरते हुए कहती है, अंडरस्को, ये कि आप मेरे साथ जबरदस्ती करने वाले हो। ये सुनकर तपिश को इतना गुस्सा आता है कि उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, अंडरस्को, मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं। मैं बस ये चाह रहा था कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो ताकि मुझे पता चले तुम ठीक हो कि नहीं। ये सुनकर वह रोने लगती है और कहती है, अंडरस्को, बस मुझे लगा क्योंकि सब तो यही चाहते हैं। ये सुनकर तपिश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से से कहता है, अंडरस्को, वाह गॉड, ये दुनिया में क्या ही करूं मैं? दुनिया को तो नहीं बदल सकता हूं और तुम जो सोचो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए तुम एक छोटी सी बेचारी बच्ची हो। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है और कहती है, अंडरस्को, क्या सच में? ये सुनकर वह उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, अंडरस्को, हाँ सच में। अब चलोगी मेरे साथ डॉक्टर के पास? ये सुनकर वह आंसू साफ करती है और सर हिलाती है।
उसके बाद तपिश उसे लेकर बाहर जाता है और उसे गाड़ी में बिठाकर उसे लेकर अस्पताल के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में वह दोनों बड़े से अस्पताल के बाहर खड़े थे। नंदिनी बड़े से हॉस्पिटल को देखकर हैरानी से कहती है, अंडस्को, ये तो काफी महंगा है ना, यहाँ पर नहीं जाना। ये बोलकर वह भागने लगती है तो तपेश उसे पकड़ लेता है और कहता है, अंडस्को, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसों की कमी है? मेरा एक वॉच किसी को मिल जाए, वह बेचकर पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकता है, इतना महंगा है। तो सोचो मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है। ये सुनकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे याद आने लगता है कि लास्ट टाइम किसी ने उससे यही बात कही थी। नंदिनी बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। एक पतला सा चादर उसने अपने बदन पर लपेट कर रखा था। बिस्तर की हालत काफी बुरी थी और वह उसके बगल में लेटा हुआ था। वह एक झटके में उसे अपने करीब खींच लेता है और उसका सर अपने सीने पर रखकर कहता है, अंडस्को, तुम्हें पता है हम कितने ज्यादा अमीर हैं। अगर हमारा एक वॉच भी नीचे गिर जाए और किसी को मिल जाए, वह पूरी लाइफ टाइम आराम से बैठे बैठे खा सकता है। तो सोचो हमारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, इतना पैसा है, तुम कितने ज्यादा अमीर होगी। ये सुनकर वह डरते हुए कहती है, अंडस्को, मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे घर जाना है। वह डर से कांपते हुए कह रही थी। वह ठीक से अपनी बातों को कह भी नहीं पा रही थी। वह इतना ज्यादा कांप रही थी और उसकी बातें सुनकर वह इंसान गुस्से से उसके बालों को पकड़ लेता है और कहता है, अंडस्को, क्या तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता? तुम्हारा पति इतना ज्यादा अमीर है और तुम उसकी मालिक। ये सब तुम्हारा भी है और हमारे बच्चे का। कब तुम प्रेग्नेंट होगी और इंतजार नहीं होता। ये बोलते हुए उसने उसके होठों को चूम लिया और फिर से उसे अपने नीचे करके कहा, अंडस्को, पर तब तक के लिए मेहनत तो कर ही सकता हूँ मैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इधर प्रोफेसर उसके आंखों के सामने चुटकी बजाकर कहता है, अंडस्को, कहाँ खो जाती हो बीच बीच में? ये सुनकर वह डरते हुए कहती है, अंडस्को, कहीं नहीं, कहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना है या हो सके तो दूसरे अस्पताल ले चलो, यहाँ पर नहीं जाना। ये सुनकर उसने उसे देखा और कहा, अंडस्को, यह मेरा हॉस्पिटल है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। किसी से भी कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि यहाँ का मालिक मैं हूँ। ये सुनकर वह थोड़ी शांत हुई और उसके बाद तपिश उसे लेकर अस्पताल के अंदर चला गया और एक लेडी डॉक्टर के केबिन में लेकर गया। उसने कुछ बात की और उसके बाद लेडी डॉक्टर उसका चेकअप करने लगी और कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, अंडस्को, बच्चा एकदम हेल्दी है, पर यह ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा अगर नंदिनी खुद की हालत बिगड़ती रही तो, क्योंकि यह खुद पर ध्यान नहीं देती। पहले फिर भी दे देती थी, पर अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। ये सुनकर तपिश को काफी गुस्सा आया और उसने गुस्से से नंदिनी को देखा। नंदिनी उसे देखते हुए अपने पैरों को लटकाए हुए बैठी थी। उसे इतना नॉर्मल बैठा देखकर गुस्से से तपिश उसके पास गया और कहा, अंडस्को, क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? अपने बच्चे के बारे में थोड़ा सोचो, क्या बीत रहा है उसे पर, क्या हालत हुआ है उसका। तुम्हें अपने बच्चे की थोड़ी भी परवाह नहीं है? अगर थोड़ी भी परवाह है तो खुद का ख्याल रखो। ये सुनकर वह अपने हाथों को मलते हुए कहती है, अंडस्को, मुझे तो बहुत ज्यादा परवाह है मेरे बच्चे की। मैं तो बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चे से, मेरा बच्चा भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर वह गुस्से से कहता है, अंडस्को, पागल बेवकूफ लड़की, खेलने कूदने की उम्र में बच्चा पैदा करेगी, यही होता है हाल। और भी लो जल्दी बच्चा, क्या जरूरत थी इतनी जल्दी बच्चा लेने का। ये सुनकर वह गहरी सोच में डूब गई और कहती है, अंडस्को, यह मेरे पति की आखिरी निशानी है, इसलिए इसे संभाल कर रखना चाहती हूँ। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। तभी वहां पर केबिन का दरवाजा खुलता है और वही खूबसूरत सी लड़की अंदर आती है। कुछ देर तक नंदिनी को देखती है और अगले पल तालियां बजाते हुए कहती है, अंडस्को, अरे तुम तो वही हो। अब मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि यह बच्चा इस मॉन्स्टर का ही है। मुझे तो पूरा यकीन है, इसलिए तो ये हॉस्पिटल लेकर आया। चलो घर जाकर मम्मी पापा दादा दादी सबको गुड न्यूज़ देने वाली हूँ मैं। ये बोलकर वह हंसने लगती है। उसे हंसता देखकर तभी तपिश गुस्से से कहता है, अंडस्को, बकवास बंद करो राइमा, और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहती है, अंडस्को, ओब्वियसली मेरे छोटे से भाई के लिए आए हूँ। तुम कितनी प्यारी लड़की हो, मतलब बच्चा भी बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और तुम काफी छोटी भी लगती हो। यह मेरा पागल भाई पता नहीं क्या क्या करता रहता है। तुम ना इसके पास ज्यादा मत जाना, मेरे पास आ जाना।
मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं तुम्हारी नंद हूँ। तुम दोनों ने शादी कब की? शायद उसने मेहनत बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी, इसलिए प्रेग्नेंट हो गई इतनी जल्दी, है ना? ये सुनकर तपिश अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से से कहता है, अंडस्को, यह मेरा बच्चा है ही नहीं, ये ऑलरेडी शादीशुदा है। इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। अब तुम्हें पता चला? ये सुनकर वह हैरानी से नंदिनी को देखती है और उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए उदास होने का एक्टिंग करते हुए उसके करीब जाती है। उसे गले लगाकर कहती है, अंडस्को, ये तो बहुत गलत हुआ। ये बोलकर वह मन में सोचती है, अंडस्को, अच्छा हुआ उसका पता कट गया। अब मेरे भाई का पता जुड़ेगा। अगर वह नहीं मरता तो मैं जाकर मार डालती, क्योंकि मुझे ये लड़की चाहिए मेरे भाई के लिए। यही सुधर पाएगी ऐसे नालायक को। दूसरी तरफ तपिश मन में खुशी के साथ कहता है, अंडस्को, मेरे लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो आराम से मार डालूंगा किसी को भी। और जहां तक इसकी पति की बात है, अच्छा हुआ मर गया, वरना अगर मैं मारता तो जन्म लेने से पहले 100 बार सोचता। ये सोचते हुए दोनों भाई बहन मन ही मन खुश होते हैं, पर चेहरे पर आने नहीं देते। दूसरी तरफ नंदिनी को कुछ कुछ समझ आ रहा है कि ये दोनों खुश हो रहे हैं कि उसका पति है ही नहीं इस दुनिया में, और वह खुद भी यह सोचकर खुश होती है कि वह दुनिया में नहीं है। इसलिए उसके अनजाने में ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उसकी प्यारी सी स्माइल देखकर तपिश अपने दिल पर हाथ रख लेता है और राइमा उसकी गालों को चूम लेती है और कहती है, अंडस्को, तुम्हारी स्माइल कितनी ज्यादा प्यारी है, ऐसे ही हंसते रहो। ये सुनकर वह और भी ज्यादा मुस्कुराने लगती है। इधर जलन के साथ तपिश राइमा को खींच लेता है साइड में और कहता है, अंडस्को, उसे छूना बंद करो। अगर तुमने उसे छुआ तो मैं सच कह रहा हूँ, मार डालूंगा तुम्हें। ये सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहती है, अंडस्को, अले अले, मेरे भाई को गुस्सा आ गया। अब तो पक्का इसे ही बनाना तेरी दुल्हनिया। कितना अच्छा लगेगा ना? कितनी प्यारी है ना ये सुनकर वह थोड़ा शर्मा जाता है और उसे शर्माता देख राइमा उसके सर पर चपत मारकर कहती है, अंडस्को, कसम से मुझे पहले ही पता चल गया था, कुछ तो झोल माल है। अब तू खुश है ना? तो फिर मैं मम्मी पापा से बात करूंगी। ये सुनकर वह मुस्कुराते हुए सर को नीचे झुकाकर कहता है, अंडस्को दीदी, अभी मत बताना, मैं उसे थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ। मैं धीरे धीरे उसके दिल को जीतना चाहता हूँ। और वैसे भी उसका हस्बैंड मर गया, अच्छा हुआ, वरना अगर मैं मारता तो 100 बार सोचता दुनिया में जन्म लेने से पहले। और मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। ये सुनकर राइमा हंसने लगती है। तो क्या होने वाला है इसके बाद? कौन है नंदिनी का हस्बैंड? क्यों वह उस पर इतना अत्याचार करता था? किसने मारा उसके हस्बैंड को? कैसे नंदिनी यहाँ पर पहुंची? और क्यों तपिश नंदिनी से अट्रैक्ट हुआ? क्या वह सच में अब नंदिनी से शादी करना चाहता है? और क्या नंदिनी का हस्बैंड अभी भी जिंदा है जिस वजह से नंदिनी डरती है? जानने के लिए पढ़ते रहिए। गाइस, प्लीज आप सब मेरे चैनल को वर के प्यार कीजिए और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। लेट्स कंटिन्यू। चैट लिटिल विच, आई एम बैक। रात का वक्त, नंदिनी का अपार्टमेंट। नंदिनी अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे धीरे अंदर आए और दरवाजा बंद करके बिस्तर पर बैठ गई। आज कई दिनों बाद उसने अच्छा खाना खाया था, वरना न जाने कितने महीनों से उसने अच्छा खाना नहीं खाया था। उसका जो मन करता था वह भी नहीं खा पाती थी। पर आज उसके प्रोफेसर ने उसे इतना कुछ खिलाया, उसकी चेकअप कराया, उसे दवाई खरीद के दी। वो कितने अच्छे हैं, वो बुरे नहीं हैं। ये सोचकर वह दिल ही दिल मुस्कुराए और बिस्तर पर आकर लेट गई। अपने पेट में हाथ रखकर उसने कहा, अंडस्को बेबी, आप जल्दी आ जाओ, उसके बाद हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे और मैं आपके लिए वह सब कुछ करूंगी। मैं आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मेरे बच्चे हो, आप ही मेरा सब कुछ हो। ये बोलते हुए उसने आंसू साफ किए और प्यार से अपने पेट को सहलाने लगी। उसे कुछ महसूस हो रहा था, जैसे उसका बच्चा भी उसे रिस्पॉन्स कर रहा हो। अचानक बेबी कीक करता है। इससे वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अंडस्को बेबी, आप रेस्पॉन्स कर रहे हो, आप काफ़ी अच्छे बच्चे हो, मम्मी की बात मानते हो मेरे प्यारे बेबी। ये बोलते हुए वह आंखें बंद कर लेती है सोने के लिए। कुछ ही देर में उसे नींद आ भी जाती है। अंडस्को दूसरी तरफ एक खूबसूरत से कमरे के बिस्तर पर तपिश लेटा हुआ था। उसकी आंखों में से भी जैसे अंगारे निकलते थे, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अगले ही पल खिड़की से काली बिल्ली अंदर आ गई।
वह काली बिल्ली अंदर आकर सीधा तपिश के पास आकर लेट जाती है और तपिश के हाथ पर अपना चेहरा रगड़ने लगती है। तपिश उसे देखता है। उसे देखते हुए अजीब तरीके से उसे महसूस हुआ जैसे कि यह बिल्ली नहीं कोई और है। वह उसे सहलाते हुए कहता है, अंडस्को, पता है काल, वह प्रेग्नेंट है, पर वह काफ़ी छोटी है और बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे वह चाहिए, चाहे वह अच्छाई से हो या बुराई से हो। बस मुझे वह चाहिए पूरी तरीके से। मैं सिर्फ उसे ही नहीं पाना चाहता हूँ, मैं उसके बदन को भी पाना चाहता हूँ, उसके साथ वह सब कुछ करना चाहता हूँ और उसे अपने पास कैद करना चाहता हूँ। यह अच्छा इंसान का मुखौटा मुझे पहनना नहीं आता। मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, पर अभी यह अच्छा इंसान का मुखौटा मुझे पहनना ही पड़ेगा, वरना वह मेरे कब्जे में नहीं आएगी और मेरे हाथ से निकल जाएगी। पहली बार किसी लड़की पर दिल आया है, वह भी प्रेग्नेंट लड़की पर, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे वह चाहिए। ये बोलते हुए उसने हाथों की मुट्ठियां बनाकर गुस्से के साथ एक गहरी सांस लेता है और ऊपर सीलिंग को देखने लगा। इधर वह बिल्ली एकदम उसके ऊपर आकर बैठ गई और उसकी गर्दन के पास अपने सर को लाकर सहलाने लगी और कहने लगी, अंडस्को, म्याऊं। जैसे कि कहना चाहती थी, अंडस्को, ये सब होगा, थोड़ा वक्त लगेगा पर वह हासिल कर लोगे। वह बिल्ली को सहलाता है और उठकर बैठ जाता है। उसने शर्ट नहीं पहना हुआ था, उसने बस ब्लैक ट्राउज़र पहना है। वह पूरी तरीके से पसीने में भीगा हुआ था। बार बार उसके चेहरे के सामने हॉस्पिटल वाला सीन आ रहा था। कुछ घंटे पहले नंदिनी बेड से नीचे उतरती है और अचानक उसके हाथ से उसका फ़ोन गिर जाता है। वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है तो उसकी साड़ी का पल्लू उसके सीने से नीचे हट जाता है और गिर जाता है। इस वक्त उसने वह नज़ारा देखा था, वह खूबसूरत नज़ारा, उसकी खूबसूरत कमर, गोरा चमकता पेट और खूबसूरत सीने का हिस्सा दिख रहा था। ये सोचकर वह हाथों की मुट्ठियां बना लेता है और कहता है, अंडस्को, छूना है मुझे तुम्हें, बुरी तरीके से छूना है, पाना है, वह सब कुछ कहना है। आई वॉन्ट टू FHCK यू राइट नाउ। ये बोलते हुए वह गुस्से के साथ सामने कांच का टेबल एक लात मारकर तोड़ देता है और सारे सामानों को तोड़ने लगता है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह सामने होकर भी कुछ नहीं कर पाया। वह उसे पाना चाहता है, उसे अपने पास रखना चाहता है। उसे बहुत जल्दी उससे मिलना था पर उसके लिए उसे इंतजार करना पड़ेगा कल सुबह तक का। उसके बाद ही वह मिल पाएगा, पर वह इंतजार ही नहीं कर पा रहा है। उसे इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर वह बिल्ली उछलकर उसके कंधे पर आकर बैठ जाती है, जैसे कि उसे शांत करवाने की कोशिश कर रही हो। वह उसके पैर वाले छोटे से शरीर को उसके चेहरे से रगड़ने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसे अच्छा लगे और वह शांत हो जाए। वह धीरे धीरे शांत हो भी जाता है और उसे अपनी गोद में लेकर बालकनी के पास आ जाता है और उसके खूबसूरत पर वाले शरीर को धीरे धीरे सहलाता है और कहता है, अंडस्को, तुम्हें पता है ना मुझे क्या ज़्यादा पसंद है। हालांकि मुझे लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है, मुझे मतलब नहीं है, पर मुझे वह लड़की चाहिए। ये सुनकर वह बिल्ली फिर से म्याऊं कहती है। ये सुनकर वह कहता है, अंडस्को, तो तुम चाहते हो मैं वहां पर जाऊं। बिल्ली फिर से म्याऊं कहती है और वह पास से अपना शर्ट लेकर उसके बटन लगाते हुए बाहर चला जाता है। बाहर बारिश हो रही है, बहुत तेजी से बिजली भी चमक रही है, पर वह इसकी परवाह न करते हुए गाड़ी लेकर निकल पड़ता है वहां से। अंडस्को, दूसरी तरफ नंदिनी सो रही थी, तब अचानक कोई अंदर आता है और अपनी ठंडी आवाज में कहता है, अंडस्को, माय लिटिल विच, वेयर डिड यू गो? आपके लिए मैं मौत से भी लड़कर आ गया हूँ आपसे प्यार करने। ये बोलते हुए वह सया धीरे धीरे नंदिनी के करीब आकर नंदिनी के ऊपर लेट जाता है और नंदिनी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वह उसे दूर हटाने की कोशिश करती है अपने ऊपर से और अपने पेट पर हाथ रख लेती है। उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर हटाने की कोशिश करती है, पर वह दूर हटा ही नहीं। वह उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए कहता है, अंडस्को, आप बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी हो, मन कर रहा है बस आपको ऐसे ही देखता रहूं। ये बोलते हुए उसने पूरी तरीके से उसे अपने आगोश में ले लिया और उसके सीने को चूमने लगा। वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है, अंडस्को, छोड़ो छोड़ो, जाने दो। कौन हो, कौन हो? बोलते हुए वह रोने लगती है। उसे रोता देखकर वह कहता है, अंडस्को, भूल गए, हम आपके पति हैं, आपके वीरांश। आप कैसे ऐसे हमसे दूर जा सकती हो? हम आपके लिए मौत से लड़कर आ गए और आप हमें थोड़ा खुश नहीं कर सकती हो? कितनी रातों से हम आपके करीब नहीं आए हैं, हमें आपके साथ वह सब कुछ करना है फिर से, बहुत मन कर रहा है। ये बोलते हुए उसने जबरदस्ती उसके हाथों को पकड़ के ऊपर कर दिया। उसने उसके चेहरे को देखा
वह तो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। वह मुस्कुराता है और उसकी साड़ी को एकदम से खींचकर निकाल देता है और साइड में फेंकता है और उसके पूरे कपड़े उतार देता है। उसके बड़े से पेट को देखता है और धीरे से चूमता है उसे और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। नंदिनी डर से चिल्लाने लगती है। वह बहुत डर गई थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह डरते हुए कहती है, अंडस को छोड़ दो, जाने दो। क्यों ऐसा कर रही हो? कौन हो? प्रोफेसर, मुझे बचाओ। ये बोलते हुए वह रोने लगती है। न जाने कैसे उसके मुंह से प्रोफेसर भी निकल चुका था। उसे खुद को ही नहीं पता। इधर वह इंसान उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। अगले ही पल बहुत तेजी से बिजली चमकती है और वह नींद से उठ जाती है। अपने पेट पर हाथ रख लेती है। वह पूरी तरीके से पसीने में भीग चुकी थी। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। ऐसे सपने उसे हर रोज आते थे। इन सपनों की वजह से कई कई रात को तो वह सोती ही नहीं। वह डर से अभी भी थर थर कांप रही थी। वह खुद को आईने में जाकर देखती है, लाइट ऑन करके। वह पसीने में भीग चुकी थी और उसके बदन पर चोटों के निशान नहीं थे। उसे महसूस भी नहीं हो रहा था कि किसी ने जबरदस्ती की उसके साथ। मतलब ये बस एक सपना था, पर हकीकत जैसा सपना था। ये सोचते ही वह और भी ज्यादा डर जाती है। गहरी सांस लेकर सामने देखती है। आसपास कोई नहीं था। वह लाइट ऑफ करके एक खूबसूरत सा एंजल वाला छोटा लाइट ऑन कर लेती है। उससे बिस्तर तक रोशनी आ रही थी। वह फिर से सो जाती है, हालांकि अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी। बार बार उसे डर लग रहा था। वह डर से कांप रही थी और ठंड भी काफी ज्यादा थी। वह मोटा सा कंबल अपने ऊपर अच्छे से लपेट लेती है और कांपते हुए सोने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ बिल्डिंग के बाहर स्ट्रीट लैंप जल रहा था और उसके ही सामने एक काली गाड़ी खड़ी थी, जिसके बोनट पर एक आदमी बैठा हुआ था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी और वह भीग रहा था, पर उसे जैसे मतलब ही नहीं था। उसके दांतों के बीच में एक आधा ब्लेड था और वह उसे इधर उधर कर रहा था अपने मुंह के अंदर। वह जीभ से अपने गर्दन पर हाथ फेरता है और गहरी सांस लेकर कहता है, अंडरस्को लिटिल विच, आई एम बैक। ये बोलते हुए वह अपने हाथों को पीछे फोल्ड करके अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है, बिना घबराते हुए। आसपास कोई था भी नहीं उसे देखने वाला। वह सीधा उस फ्लोर पर चला जाता है जहां पर नंदिनी थी। वह नंदिनी के कमरे के सामने आकर जब से चाबी निकालता है और अजीब तरीके से मुस्कुराता है। चाबी खोलकर वह अंदर चला जाता है। उसके बाद सामने देखा तो वह डर से कांपते हुए लेटी हुई थी। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके दांत किटकिटाने की आवाज भी उसे सुनाई दे रही थी। उसे देखकर वह अपने चेहरे को मासूम बनाते हुए कहता है, अंडस्को, अरे बच्चा, मेरे बिना आप कितनी अकेली हो। आपको कितना डर लगता है। पर कोई बात नहीं बच्चा, हम आ गए हैं। अब हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे और बहुत प्यार करेंगे। शायद कई रातों से आपको प्यार भी तो नहीं मिला। प्यार भी तो चाहिए आपको। हम प्यार देने आए हैं, बहुत प्यार देंगे। बोलते हुए वह बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है और धीरे धीरे चादर को उसके ऊपर से खींचने की कोशिश करता है, पर वह उसे छोड़ ही नहीं रही थी। इसे देखकर वह एक झटके में उसे खींचकर नीचे फेंकता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अंडस्को, मेरा बच्चा, कैसी हो आप। वह डर से चिल्लाने वाली थी कि वह उसके मुंह पर हाथ रख देता है। नंदिनी उसे ध्यान से देखने लगती है। वही चेहरा, वही गहरी खूबसूरत आंखें, वही पहनावा और दांतों के बीच में आधा ब्लेड। और उसका वह ब्लेड देखकर वह धीरे धीरे अपने हाथ को देखती है, जहां पर कटे हुए निशान थे, बहुत ज्यादा। वह डर से चिल्ला भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने उसके मुंह पर हाथ रखा था। वह उसे दूर हटाने की कोशिश करती है, पर वह इंसान उसे बिस्तर पर लेटा देता है और उसके पेट को देखते हुए गुस्से से कहता है, अंडस्को, ये किसका बच्चा है? किसके करीब गई थी? पता है ना मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हारे लिए क्या क्या किया है मैंने, और तुम किसी और के पास सोने चली गई थी। और यह उसका बच्चा है। ये सुनकर वह डर के साथ उसे देखने लगती है और उसके हाथ को अपने मुंह से हटाने की कोशिश करती है, पर वह हटता ही नहीं। अगले ही पल वह अपने मुंह से आधा कटा हुआ ब्लेड निकालकर अपने हाथ में पकड़ता है और उसकी साड़ी को पेट के पास से हटाकर वहां पर उस ब्लेड को रखते हुए कहता है, अंडस्को, चलो एक काम करता हूँ, इसको काट कर निकाल कर फेंक देता हूँ। फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। किसी और का बच्चा क्यों रखें हम अपने पास, है ना? बोलते हुए वह ब्लेड को उसके पेट पर रखता है और उसके हाथ को अपने मुंह से हटाता है। नहीं नहीं, यह आपका बच्चा है। ये किसी और का बच्चा नहीं है। इसे जाने दीजिए ना। क्यों आए हो आप फिर से मेरी जिंदगी में? आप अभी तक जिंदा हो, आप मरे नहीं, नंदिनी ने कहा।
ये सुनकर वह हैरानी से उसे देखता है और कहता है, अंडरस्को, ये बच्चा मेरा है। फिर तो ठीक है, पर डीएनए टेस्ट करवाऊंगा तुम्हारा भी और इसका भी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हें तो बहुत ज्यादा पसंद है प्यार करना। तुम्हारे अंदर कितनी हवस है, मुझे पता है। तुम्हें बहुत जरूरत पड़ती है हर रात किसी न किसी मर्द की। इसलिए तो लौट कर आया हूँ, तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए। ये सुनकर नंदिनी उससे दूर हटते हुए कहती है, अंडरस्को, प्लीज चले जाए यहाँ से, मेरी जिंदगी से। क्यों फिर से मेरी जिंदगी में आ गए हो? जाने दो, छोड़ दो, माफ कर दो, प्लीज छोड़ दो मेरे बच्चे को, कुछ मत करना। ये सुनकर वह उसके पेट को ध्यान से देखता है और उस पर हाथ रखता है और कहता है, अंडरस्को, कितने बच्चे होंगे इसमें? वह डर जाती है और उसका हाथ दूर हटाती अपने पेट से, पर वह उसे एकदम से लिटा देता है और उसकी साड़ी को नीचे से ऊपर करके उसके खूबसूरत पैरों को छूता है और कहता है, अंडरस्को, वाह, ये अभी भी वैसे ही है, ताज़ा मुलायम। ये बोलते हुए वह मुस्कुराता है और उसके चेहरे को देखने लगता है। तो नंदिनी डर से और भी ज्यादा रोने लगती है। वह इतना डर गई थी कि वह सांस भी नहीं ले पा रही थी ठीक से। डर से उसका पूरा बदन कांप रहा था। वह इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि उसके पांव भी कांप रहे थे। इसे देखकर वह हंसते हुए कहता है, अंडरस्को, पति हूँ तुम्हारा, क्यों डरती हो? ये बोलते हुए उसका ध्यान जाता है उसके गले पर और मांग पर। उसने सिंदूर नहीं पहना था, मंगलसूत्र भी नहीं। इसे देखकर वह गुस्से के साथ उसकी गर्दन पर थप्पड़ मारता है और कहता है, अंडरस्को, क्यों नहीं पहना सिंदूर और मंगलसूत्र? तुम शादीशुदा हो, भूल गए तुम मेरी बीवी हो, मेरी प्यारी बीवी। तो क्या होने वाला है इसके बाद? कौन है वह इंसान जो नंदिनी के साथ ऐसा कर रहा है? और क्या तपिश भी नंदिनी से बस उसकी खूबसूरती के लिए उसे पाना चाहता है? क्या कभी नंदिनी खुद को इस मुसीबत से निकाल पाएगी? और क्यों वह इंसान नंदिनी को इतना तकलीफ दे रहा है? जानने के लिए पढ़ते रहिए। यार, आप सब स्टोरी 2 सुनते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और प्यारी प्यारी लाइक कमेंट कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है स्टोरी को कंटिन्यू करने में। चनाइन, बट आई एम योर प्रोफेसर। रात का वक्त, नंदिनी का अपार्टमेंट। नंदिनी डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी और वह एक झटके में नंदिनी को अपने करीब खींचकर उसे अपने गोद में बिठाकर उसके सर को अपने सीने पर रखता है। नंदिनी का होंठ उसके सीने से टकराने लगा। यह महसूस करके उसके तन बदन में आग लग गई और वह नंदिनी के गाल पर हाथ रखकर उसके होठों पर अपना होठ रखकर उसे चूमने लगा। नंदिनी ने दूर हटने की कोशिश की, पर वह ऐसा कर नहीं पाई। वह पागलों की तरह उसके होठों को चूम रहा था, जैसे बरसों का प्यासा आज पानी मिला है। चूमते हुए उसने नंदिनी को बिस्तर पर लेटा दिया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके होठों को चूमने लगा। अब वह अपने दूसरे हाथ से धीरे धीरे नीचे से उसकी साड़ी को ऊपर उठाने लगा। नंदिनी हिल नहीं पा रही थी। उसे पेट में भी दर्द हो रहा था, पेट में दबाव पड़ रही थी। वह चिल्लाई दर्द से, अंडरस्को, आहहन। अचानक किसी की कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर वह काफी गुस्से में आ गया। उसने गुस्से के साथ एक नज़र नंदिनी को देखा और उसे छोड़कर खिड़की से कूद गया। नंदिनी डर से रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर। तभी कमरे का दरवाजा खुल गया और कोई अंदर आया। लाइट ऑन करते ही नंदिनी ने देखा कि प्रोफेसर था। प्रोफेसर को देखकर वह भागते हुए गई और उसे गले लगाकर रोने लगी। तपिश उसे रोता देखकर हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों रो रही है और उससे ऐसे क्यों लिपट गई है। उसे इतना तो यकीन हो गया कि कुछ तो हुआ है। उसने नीचे देखा और नंदिनी की गर्दन के पास दांतों के निशान दिखे। वह समझ गया कि कोई आया था और कुछ करने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर उसने मन में सोचा, अंडरस्को, शायद कोई आया होगा। वैसे भी अकेली रहती है, हर किसी की नज़र इस पर होगी। खूबसूरत भी है, अब इसे यहाँ पर रखना मेरे लिए सेफ नहीं है। अगर यहाँ पर रखता हूँ तो फिर से कोई आ जाएगा। इससे अच्छा मैं इसे अपने साथ ही रख लेता हूँ। ये सोचते हुए उसने नंदिनी को बिस्तर पर बैठाया और पानी देकर कहा, अंडरस्को, क्या हुआ नंदू? ये सुनकर वह रोते हुए कहने लगी, अंडरस्को, कोई आया था। वह मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह फिर से आ जाएगा, फिर से मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। वह मेरे बच्चे को काटकर मारना चाहता था। उसने यहाँ पर ब्लेड रखा था पेट को काटने के लिए। वह मेरे बच्चे को निकाल कर फेंकना चाहता था। ये बोलते हुए वह रोने लगी और तपिश ने उसके पेट पर देखा तो एक हल्का सा कट का निशान था। हालांकि ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, पर कट का निशान था। वह समझ गया कि वह झूठ नहीं कह रही है,
पर वो उसे डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, अंडरस्कोप देखो, ये बस बुरा सपना है। जहाँ तक चोट की बात है, वह गलती से लग गया होगा। तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये बस बुरा सपना है। ये सुनकर वह रोते हुए कहने लगी, अंडरस्कोप, पर मुझे लगा था कोई है, वह मुझे छू रहा है, और ये देखो, ये चोट के निशान, ये सब कैसे आया? अगर यह झूठ है तो प्लीज मुझे बचा लो। ये बोलते हुए वह फिर से रोने लगी और उसे रोता देखकर तपिश ने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, अंडरस्कोप, डरो मत, तुम स्ट्रांग हो ना, तो डर क्यों रहे हो? इतने दिनों से अकेली रह रही हो, सब कुछ अकेले कर रही हो, और अब तुम कमजोर पड़ रही हो। ऐसे कैसे तुम अपने बच्चों को संभालोगे, खुद को संभालोगे? तुम्हें स्ट्रांग बनना है। ठीक है, फिलहाल के लिए तुम्हें मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम जाओगे ना? वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो ना? ये सुनकर वह हाँ कहती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा सेफ महसूस हो रहा था तपिश के साथ, जो कि उसे उसके साथ नहीं होता था। हर वक्त खतरा महसूस होता था, इसलिए वह तपिश के साथ जाना चाहती थी। कम से कम वह प्रोटेक्ट तो रहेगी। ये सोचकर वह तपिश के साथ धीमी कदमों से बाहर जाने लगी, पर वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, जिसे देखकर तपिश ने उसे बाहों में उठा लिया और उसे लेकर बाहर आया। उसे ध्यान से गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तपिश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जिसे मासूम नंदिनी ने नहीं देखा। आधे घंटे में वह लोग तपिश के पैलेस में पहुंच गए। तपिश ने उसे ध्यान से बाहर निकाला और बाहों में उठाकर उसे पैलेस के अंदर ले गया। उसके बाद तपिश ने उसे दूसरे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर सुला दिया और कहा, अंडरस्कोप, सो जाओ, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं हूं ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये बोलकर वह मुस्कुराते हुए लाइट ऑफ करके डिम लाइट ऑन कर देता है। पर नंदिनी को काफी डर लग रहा था। वह डर के साथ उसका हाथ पकड़कर बैठी और कहती, अंडरस्कोप, मत जाए ना, डर लग रहा है बहुत ज्यादा। वह आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, वह कुछ भी कर सकता है, वह बहुत पावरफुल है। उसकी बातें सुनकर तपिश को काफी गुस्सा आ गया कि वह उसके सामने किसी और की तारीफ कर रही है। उससे ज्यादा पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में, और ये लड़की ना जाने किसे पावरफुल बोल रही थी। वह गुस्से के साथ एक गहरी सांस लेता है और उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, अंडरस्कोप, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ये सुनकर वह थोड़ी शांत होती है और हाँ कहती है। तपिश नीचे झुककर उसके पेट पर हाथ रखता है और कहता है, अंडरस्कोप, क्या तुम्हें थोड़ा दर्द हो रहा है? रुको, मैं दवाई लाता हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनकर वह डरते हुए कहती है, अंडरस्कोप, पर दवाई तो घर में छूट गई। उसकी बात सुनकर तपिश बाहर चला जाता है, जिसे देखकर वह रोने लगती है। तभी उसका हाथ पकड़कर वह उसे अपने साथ ले जाता है एक बड़े से कमरे में, जहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ रखी थी। वह उनमें से एक दवाई उसे देता है और कहता है, अंडरस्कोप, मेरे पास है दवाई। ये सुनकर वह घबराते हुए दवाई को देखती है। अंडरस्कोप, यह कोई खराब दवाई तो नहीं है? इसे कैसे पता होगा? डॉक्टर ने दिया था, वही अच्छी दवाई होगी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर तपिश कहता है, अंडरस्कोप, मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है, मैं डॉक्टर ही हूँ। भले ही मैं बिजनेस में आ गया हूँ, पर मैं एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर हूँ, गायनिक डॉक्टर। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है, पर यकीन नहीं करती उसकी बातों पर। तो तपिश गुस्से से चिढ़ जाता है और एक कार्ड निकाल कर देते हुए कहता है, अंडरस्कोप, अब देखा, मैं डॉक्टर हूँ। ये सुनकर वह हाँ कहती है और जल्दी से दवाई खा लेती है। उसके बाद तपिश उसे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर सुला देता है, लाइट ऑफ करके जाने लगता है, पर वह तपिश को रोक लेती है और कहती है, अंडरस्कोप, मत जाए ना, डर लग रहा है। तपिश तो यही चाहता है, इसलिए वह अपने कमरे से लेकर आया है उसे, तो इसके साथ सोना था इसे बाहों में लेकर। ये सुनकर तपिश अजीब तरीके से मुस्कुराकर उसके पास बैठता है और उसके बालों को उसके कान के पीछे करके कहता है, अंडरस्कोप, पर मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, तुम मेरी स्टूडेंट हो, ऐसे एक साथ रहना बहुत ही अजीब सा नहीं हो जाएगा? ये सुनकर वह रोते हुए कहती है, अंडरस्कोप, पर डर लग रहा है, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, आप बहुत ही खड़ूस प्रोफेसर हो, डांटते हो बहुत ज्यादा, पर आप उसके जैसे नहीं हो। वह बहुत ही घटिया है, वह बस मेरे साथ जबरदस्ती करता है। ये बोलते हुए वह रोने लगती है। उसे रोता देखकर तपिश उसके गाल पर हाथ रखता है और कहता है, अंडरस्कोप, डरो मत, तुम स्ट्रांग हो ना, तो डर क्यों रही हो?
इतने दिनों से अकेली रह रही हो, सब कुछ अकेले कर रही हो, और अब तुम कमजोर पड़ रही हो। ऐसे कैसे तुम अपने बच्चों को संभालोगे, खुद को संभालोगे? तुम्हें स्ट्रांग बनना है, ठीक है। फिलहाल के लिए तुम्हें मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम जाओगे ना? वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं, वे तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार होना। ये सुनकर वह हाँ कहती है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा था तपिश के साथ, जो कि उसे उसके साथ नहीं होता था। हर वक्त खतरा महसूस होता था, इसलिए वह तपिश के साथ जाना चाहती है। कम से कम वह प्रोटेक्ट तो रहेगी। ये सोचकर वह तपिश के साथ धीमी कदमों से बाहर जाने लगती है, पर वह ठीक से चल भी नहीं पा रही है, जिसे देखकर तपिश उसे बाहों में उठा लेता है और उसे लेकर बाहर आता है। उसे ध्यान से गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। तपिश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है, जिसे मासूम नंदिनी ने नहीं देखा। आधे घंटे में वो लोग तपिश के पैलेस में पहुंच जाते हैं। तपिश उसे ध्यान से बाहर निकालता है और बाहों में उठाकर उसे लेकर अपने साथ पैलेस के अंदर चला जाता है। उसके बाद तपिश उसे दूसरे कमरे में न ले जाकर अपने कमरे में लेकर जाता है और बिस्तर पर सुला देता है। वह कहता है, अंडस्को, सो जाओ, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं हूं ना, मैं प्रोटेक्ट करूंगा तुम्हें। ये बोलकर वह मुस्कुराते हुए लाइट ऑफ करके डिम लाइट ऑन कर देता है। पर नंदिनी को काफी डर लग रहा था। वह डर के साथ उसका हाथ पकड़कर कहती है, अंडस्को, मत जाए ना, डर लग रहा है बहुत ज्यादा। वह आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, वह कुछ भी कर सकता है, वह बहुत पावरफुल है। उसकी बातें सुनकर तपिश को काफी गुस्सा आ रहा है कि यह उसके सामने किसी और की तारीफ कर रही है। उससे ज्यादा पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में, और ये लड़की ना जाने किस पावरफुल की बात कर रही थी। वह गुस्से के साथ एक गहरी सांस लेता है और उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, अंडस्को, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ये सुनकर वह थोड़ी शांत होती है और हाँ कहती है। तपिश नीचे झुककर उसके पेट पर हाथ रखता है और कहता है, अंडस्को, क्या तुम्हें थोड़ा दर्द हो रहा है? रुको, मैं दवाई लाता हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनकर वह डरते हुए कहती, अंडस्को, पर दवाई तो घर में छूट गई। उसकी बात सुनकर तपिश बाहर चला जाता है, जिसे देखकर वह रोने लगती है। तभी तपिश उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाता है एक बड़े से कमरे में, जहाँ पर बहुत सारी दवाएं रखी थी। वह उनमें से एक दवाई उसे देता है और कहता है, अंडस्को, मेरे पास है दवाई। ये सुनकर वह घबराते हुए दवाई को देखती है कि यह कोई खराब दवाई तो नहीं है। उसे कैसे पता होगा डॉक्टर ने दिया था वही अच्छी दवाई होगी। उसका चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर तपिश कहता है, अंडस्को, मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है, मैं डॉक्टर हूँ। भले ही मैं बिजनेस में आ गया हूँ, पर मैं एक बहुत ही अच्छा गायनिक डॉक्टर हूँ। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है, पर यकीन नहीं करती उसकी बातों पर। तब तपिश गुस्से से चिढ़ जाता है और एक कार्ड निकाल कर देते हुए कहता है, अंडस्को, आप देखा ना, मैं डॉक्टर हूँ। ये सुनकर वह हाँ कहती है और जल्दी से दवाई खा लेती है। उसके बाद तपिश उसे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर सुलाकर लाइट ऑफ करके जाने लगता है, पर वह तपिश को रोक लेती है और कहती है, अंडस्को, मत जाए ना, डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह, तपिश तो यही चाहता है, इसलिए तो वह उसे अपने कमरे में लेकर आया है, उसे उसके साथ सोना था। ये सुनकर तपिश अजीब तरीके से मुस्कुराकर उसके पास बैठता है और उसके बालों को उसके कान के पीछे करके कहता है, अंडस्को, बट आई एम योर प्रोफेसर, तुम मेरी स्टूडेंट हो, ऐसे एक साथ रहना बहुत ही अजीब सा नहीं हो जाएगा? ये सुनकर वह रोते हुए कहती है, अंडस्को, पर डर लग रहा है, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, आप बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हो, डांटते हो बहुत ज्यादा, पर आप उसके जैसे नहीं हो, वह बहुत ही घटिया है, वह बस मेरे साथ जबरदस्ती करता है। ये बोलते हुए वह रोने लगती है, जिसे देखकर तपिश गुस्से से कहता है, अंडस्को, तुम चुप करोगी या मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूं? ये सुनकर वह चुप हो जाती है और आंसू साफ करती है। तब तपिश उसे बिस्तर पर सुलाकर खुद भी उसके बगल में लेट जाता है और वह सोने की कोशिश करता है। अब उसे अच्छा लग रहा था और कुछ ही देर में वह सो भी जाती है, जिसे देखकर तपिश उसके करीब आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अंडस्को, वह कौन है जिसने तुम्हारे साथ यह सब किया है? पर मैं उससे भी ज्यादा खराब हूँ, मुझसे ज्यादा बेदर्द कोई हो ही नहीं सकता, और तुम एक नरक से निकलकर एक और नरक में आए हो। तुमने खुद ऐसी जिंदगी चुनी है, इसमें तुम्हारी गलती है, क्योंकि मेरी कोई गारंटी नहीं है मैं कब बदल जाऊं, ऐसा ही हूं मैं।
ये बोलते हुए वह अपनी लाल आंखों से उसे देखता है और सोने की कोशिश करता है। ये लड़की इतनी ज्यादा करीब है उसकी कि वह सो ही नहीं पा रहा है। बार बार उसका मन कर रहा है इसे चूमे, इसके साथ वह सब कुछ करे, पर वह ऐसा नहीं कर सकता है अभी। कुछ देर तक ऐसे ही लेटे रहने के बाद जब उसे कंट्रोल नहीं होता, वह धीरे धीरे उसके कमर पर हाथ रखता है और अपने हाथों को उसके पीठ पर सहलाने लगता है। पर कुछ सोचकर वह हाथों की मुट्ठी बना लेता है, क्योंकि उसे अपने पेट के पास कुछ महसूस हो रहा है। वह देखता है तो नंदिनी का बड़ा सा पेट उनके बीच में आ रहा है। वह एक गहरी सांस लेकर गुस्से के साथ कहता है, अंडस्को, जब तक ये नहीं आता है तब तक मुझे दूरियां बनाकर रखना ही है। क्या ही कर सकता हूँ, मजबूर हूँ अभी। बोलकर वह गुस्से के साथ उठकर बाहर चला जाता है और बाहर आकर सिगरेट निकाल कर पीने लगता है। गुस्सा तो उसे काफी ज्यादा आ रहा है, पर वह अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानता है और उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना भी है। काफी देर तक गुस्से को कंट्रोल करने के बाद वह फिर से कमरे में आ जाता है और देखता है वह सो रही थी और बहुत ही डरी हुई थी, जैसे कि कोई बुरा सपना देख रही है। वह जल्दी से जाकर उसके पास लेट जाता है और उसे अपने बाहों में भर के उसके सर को अपने सीने पर रखकर धीरे धीरे सहलाता है। तो वह शांत होने लगती है, जिसे देखकर वह खुद हैरान हो जाता है। वह देख पा रहा है कि उसके बाहों में उसे सुकून मिल रहा है। वह खुद हैरान था कि सबकी जिंदगी बर्बाद करने वाला, सबको मौत के घाट उतारने वाला, उसके बाहों में इसे सुकून मिल रहा है। ये कितनी ज्यादा मासूम है और इसके साथ शायद कितना बुरा हुआ होगा कि यह लड़की उसके बाहों में सुकून महसूस कर रही है। ये सोचकर वह उसके खूबसूरत होंठों पर अपनी उंगली रखता है और धीरे धीरे छूता है। वह बहुत नर्म थे और वह समझ सकता है कि कोई उसे किस कर रहा था। उसके होंठ बिल्कुल लाल हो चुके थे और दांतों के निशान भी थे। उसे काफी गुस्सा आता है और वह उसके होठों को रगड़ने लगता है। उसका बस चले तो इसे उठाकर वॉशरूम में ले जाकर इसके पूरे बदन को रगड़ रगड़ के साफ करे, ताकि किसी का गंदा छुआ इसके बदन पर ना रहे। ये सोचते हुए वह उसे देखने लगता है। अगले दिन सुबह नंदिनी धीरे धीरे आंखें खोलकर उठी और महसूस किया कि वह अकेले सो रही थी। वह उठकर बैठ गई और उसे कल रात की सारी बातें याद आ गईं। याद आते ही वह डर गई और डर के साथ आसपास देखने लगी। वह काफी ज्यादा डर गई थी। वह डरते हुए उठकर बैठ गई और तभी कमरे का दरवाजा खुल गया। तपिश अंदर आया, जिसने बस एक ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। उसके पूरे शरीर में पसीना था, वह पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ था। पसीने से उसके बाल भी भीगे हुए थे। वह काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके गाल गुलाबी पड़ चुके थे और नाक भी, और होंठ तो पहले से गुलाबी थे ही, और भी ज्यादा गुलाबी हो चुके थे। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे दुनिया भर का गुस्सा हो उन्हीं आंखों में हो। एक पल के लिए नंदिनी उसकी आंखों को देखकर डर गई। इधर तभी उसका ध्यान गया तपिश के सीने के पास बने एक टैटू पर, जो कि एक सांप का टैटू था, काफी बड़ा सा और काला। वह बहुत ज्यादा डर गई उसे देखकर और अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसे याद आने लगा कि उसने ये टैटू पहले भी कहीं देखा है, पर उसे पूरी तरह याद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने कभी तपिश के शरीर को नहीं देखा। जब भी वह उसके करीब आता था, वह खुद के कपड़े नहीं उतारता था, क्योंकि उसे लगता था कि नंदिनी की इतनी औकात नहीं है कि उसे छुए या उसे देखे। ये सब सोचते हुए नंदिनी और भी ज्यादा डर गई। वह काफी ज्यादा डर चुकी थी। डर के साथ उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया और मन में सोचने लगी, अंडस्को, ना जाने ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत डर लग रहा है मुझे। उसे खुद की ही सोच में डूबा हुआ देखकर तपिश उसके करीब आया और उसके पास बैठकर उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। उसे अपनी बाहों में भरकर तपिश ने कहा, अंडस्को, क्या हुआ? अब तुम ठीक हो ना? वह घबरा गई और तपिश को दूर हटाते हुए कहने लगी, अंडस्को, यह आप क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तपिश को होश आया कि वह क्या कर रहा था। वह उससे दूर हो गया और कहने लगा, अंडस्को, बस गलती से तुम्हें बाहों में भर लिया था। सॉरी, मैं चावल लेने जा रहा हूँ, तुम्हें जाना है। ये सुनकर नंदिनी ने ना में सिर हिलाया और उठकर खुद को सही करते हुए कहा, अंडस्को, मुझे घर जाना है, मैं घर जा रही हूँ। ये सुनकर तपिश की आंखें लाल हो गईं और वह दांत पीसकर कहने लगा, अंडस्को, ऐसा क्यों? घर जाने की जरूरत नहीं है। कल रात क्या हुआ भूल गई? कल रात तुम पर हमला हुआ था, तो क्या होगा इसके बाद? नंदिनी तपिश को छोड़कर चली जाएगी। तपिश नंदिनी से क्या चाहता है? क्या नंदिनी कभी तपिश के इरादे समझ पाएगी? कौन है वह इंसान जो नंदिनी के साथ इतना गलत कर रहा है? जानने के लिए पढ़ते रहिए चैटन। आई लव यू प्रोफेसर एंड आई वांट यू।
सुबह का वक्त। तपिश ने नंदिनी को देखा और उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को तुम घर नहीं जा सकती। कल तुम पर हमला हुआ था और मैं अपने स्टूडेंट के साथ, वह भी इतना अच्छा स्टूडेंट, गलत होते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये सुनकर वह उसे दूर हटाते हुए कहती, अंडरस्को नहीं नहीं, मैं अपार्टमेंट चेंज कर लूंगी, पर ऐसा नहीं हो सकता। कल रात बहुत डर गई थी। सॉरी, मैं आपके साथ आ गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वह जल्दी से दरवाजा खोलकर अपने पेट पर हाथ रखकर भाग जाती है। तापिश अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर अपने चश्मे को ठीक करता है और एक गहरी सांस लेकर अपनी वाइट शर्ट की कपलंग को ठीक करता है और बाहर आता है। बाहर आकर देखता है कि वह सीढ़ियों से उतर रही है, बहुत ही अजीब ढंग से, जिसे देखकर वह जल्दी जल्दी उसके करीब आकर उसे संभालने में मदद करता है और उसके बाद उसे लेकर बाहर आ जाता है। बाहर से गाड़ी में बैठता है और ड्राइवर से कहता है, अंडरस्को इसे इसके अपार्टमेंट छोड़ देना। ये बोलकर वह उसे देखता है और कहता है, अंडरस्को और टाइम पर कॉलेज आ जाना, ठीक है ना? वैसे भी आज संडे है, इसलिए घर पर ही रहना, पढ़ाई करना। जब भी तुम्हें डर लगे मुझे कॉल कर लेना। लो तुम्हारा फ़ोन दो मुझे। ये सुनकर वह फ़ोन नहीं निकालते हुए कहती, अंडरस्को नहीं नहीं कोई बात नहीं। ड्राइवर प्लीज़ जल्दी से चलिए। इसे देखकर तापिश को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वह उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और अपना नंबर उसमें सेव कर देता है और उसका नंबर अपने पास सेव कर लेता है। नंदिनी को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था और बुरा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था, इसलिए वह जल्दी से फ़ोन ले लेती है। कुछ ही देर में ड्राइवर भी गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वह चली जाती है। वह अपने फ़ोन को देखकर प्रोफेसर का नंबर ब्लॉक कर देती है और डिलीट कर देती है और अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है। नंदिनी एक चैन की सांस लेकर मन में कहती है, अंडरस्को ये सब क्या चाहते हैं हमसे? ऐसा क्यों कर रहे हैं ये सब हमारे साथ? ये सोचते हुए वह साफ करती है। दूसरी तरफ तापिश गुस्से के साथ अपने कमरे में आता है और अपनी चीज़ों को तोड़ने लगता है। उसने आधा सामान तो तोड़ ही दिया था। काफ़ी सामान तोड़ने के बाद वह गुस्से के साथ बिस्तर पर आकर बैठता है और बिस्तर को देखता है। उसे याद आता है कि कैसे वह दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए सोए थे। उसकी खुशबू अभी भी बिस्तर में से आ रही थी। वह बिस्तर पर लेट जाता है और जहाँ पर वह लेटी थी वहाँ पर हाथ रखता है और चूमने लगता है उसे जगह को चूमते हुए वह अपनी ठंडी आवाज़ में कहता है, अंडरस्को लिटिल विच आई नीड यू। ये बोलकर वह उस जगह को और भी पूरी तरीके से चूमने लगता है और वह ऐसे ही अपने हाथों से वहां को पकड़ रहा था जैसे कि वहां पर खुद नंदिनी लेटी हो। काफ़ी देर तक वह ऐसा करता रहा और उसके बाद गहरी सांस लेते हुए उठकर बैठ गया और अपने चश्मे को ठीक करके खुद को भी सही कर लेता है, क्योंकि वह अपना असली चेहरा सबको नहीं दिखा सकता है। इसके बाद वह बाहर आ गया। बाहर आकर गाड़ी लेकर वह घर के लिए निकल पड़ा। यह एक बड़ा सा हवेली था जो कि उसके दादाजी का था। यहाँ पर उसके माँ, पापा और दादाजी थे। वह अपनी गाड़ी रखता है और अंदर चला जाता है। अंदर आने के साथ ही उसे दिखता है कि एक फैमिली आई है और एक बेहद खूबसूरत लड़की भी साड़ी पहनी हुई थी। उसे देखकर एक खूबसूरत औरत उसके करीब आकर कहती है, अंडरस्को यही है मेरा बेटा तपिश, प्रोफेसर है, बिजनेस के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाता है अपनी शौक की वजह से। ये बोलते हुए वह मुस्कुराते हुए कहती है, अंडरस्को तपिश बेटा ये है संजना, कितनी प्यारी है ना, तुम्हें पसंद है ना संजना? ये सुनकर वह गहरी नज़र से संजना को देखता है और दांत पीसकर कहता है, अंडरस्को मम्मी ये सब क्या है? आपने फिर से रिश्ता बुला लिया। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे दिलचस्पी नहीं है लड़कियों में, मुझे शादी नहीं करनी। आप इन्हें जाने को कहो और आप सब अच्छे से सुन लीजिए और चले जाए यहाँ से, क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी आपकी बेटी से, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बोलते हुए वह अपने दादाजी के पास आता है और ठंडी आंखों से उन्हें देखता है और कहता है, अंडरस्को आपसे ज़रूरी बात कहनी है, चलिए और इन सबको भेज दीजिए, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। ये बोलकर वह स्टडी रूम में चला जाता है और दादाजी एक नज़र सबको देखकर वह भी चले जाते हैं। जाते हुए वह कहते हैं, अंडरस्को आप सब जा सकते हो। और देविका पहले ही कहा था तुम्हारा बेटा नहीं मानेगा, बेकार में मत बुलाओ। ये सुनकर तपिश की मम्मी देविका जी नाराज हो जाती है और कहती है, अंडरस्को पर ऐसे कैसे हो सकता है, बार बार वह शादी क्यों नहीं करना चाहता है? ये सुनकर देवेश जी तपिश के पापा कहते हैं, अंडरस्को ये तो वही जाने, क्या पता कब उसका डिसीजन बदल जाए, वह खुद ही किसी लड़की को लेकर आकर कहे कि उसे शादी करनी है, हमें इंतजार करना चाहिए।
फिलहाल के लिए राधे राधे, आप सब जा सकते हो। ये बोलकर वह मुस्कुराते हैं और वह सब गुस्से से वहां से चले जाते हैं। और वह लड़की जाते हुए तपिश को एक नज़र देखती है और गुस्से से मन में कहती है, अंडस्को तुम बस मेरी हो तपिश। ये बोलते हुए वह चली जाती है। इधर तपिश गुस्से के साथ स्टडी रूम में आ चुका था और दादाजी का इंतजार कर रहा था। दादाजी के अंदर आते ही वह कहता है, अंडस्को दादाजी और कब तक ऐसे रहूंगा, अब और बर्दाश्त नहीं होता, सिर्फ आपकी वजह से ये सब हो रहा है। ये सुनकर दादाजी उसे समझाते हुए कहते हैं, अंडस्को देख ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अभी उन सब के बारे में मत सोच, तू बस अपने करियर पर ध्यान दे। ये सुनकर वह गुस्से से कहता है, अंडस्को क्या नहीं है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, अंडरवर्ल्ड भी मेरा ही है, सब कुछ मेरा है। आपके कहने पर अब मैं प्रोफेसर भी बन चुका हूँ, अच्छे से पढ़ भी रहा हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बार बार बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप मुझे सच सच बताएंगे। तपिश की बातें सुनकर दादाजी उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अंडस्को तू अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाल, चुपचाप जाकर अपना काम कर, वैसे भी आज संडे है तो तू एंजॉय कर सकता है, आज के दिन को तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा, बस दुनिया वालों की नज़र में मत आना, वरना तुझे तो पता है सोशल मीडिया वाले तेरा कितना ज्यादा पीछा करते हैं। ये सुनकर वह गुस्से से कहता है, अंडस्को हाँ पता है, पर आप कब मुझे सब सच्चाई बताएंगे, कब से मैं जानना चाहता हूँ और कल रात तो हद ही हो गया। दादाजी अब अपनी बंदूक निकालते हैं और गुस्से से कहते हैं, अंडस्को अब मुझे गुस्सा मत दिला, जा यहाँ से, मैं भी तेरा दादाजी हूँ, अगर तू ऐसे ही मुझे परेशान करता रहा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चुपचाप जाकर अपना काम कर और आज तुझे छुट्टी दी है, जाकर एंजॉय कर, जो चाहे कर, कुछ नहीं कहूँगा, नहीं रोकूंगा। ये सुनकर वह गुस्से से दादाजी को देखता है और एक गहरी सांस लेकर वहां से निकल जाता है। बाहर आकर वह किसी को नहीं देखता, वह डायरेक्ट घर से निकल जाता है। अंडस्को कुछ देर बाद वह नंदिनी के अपार्टमेंट के सामने खड़ा था। नंदिनी अपनी सामान लेकर बाहर आ रही थी और एक टैक्सी रुकी हुई थी। वह अपने सामान को टैक्सी में रखती है और आंसू साफ करके टैक्सी में बैठ जाती है, अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे से, और उसके बाद वह एक नज़र पीछे देखती है और आंखें बंद कर लेती है। इधर तपिश गुस्से के साथ अपने फ़ोन को देख रहा था क्योंकि उसने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया था। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि यह लड़की कर क्या रही है। कुछ देर पहले ही उसे पता चला था कि उसने कॉलेज भी छोड़ दिया है और अब यहाँ से दूर कहीं जाना चाहती है। ये सोचकर ही तपिश को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से को काबू करके एक गहरी सांस लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वह उसका पीछा करते हुए स्टेशन तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह गुस्से के साथ गाड़ी से उतरता है और देखता है कि वह लड़की अपना सामान लेकर नीचे उतर रही थी। वह धीरे से अपने पेट पर हाथ रखकर नीचे उतरती है और टैक्सी वाले को पैसे देती है और ट्रेन के पास जाने लगती है। उसने पहले ही टिकट बुक करवा लिया था, इसलिए उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। वह अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी तपिश उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और देखता है कि वह विंडो सीट के पास बैठी हुई है। वह जल्दी से जाकर ट्रेन में चढ़ जाता है। इधर अब तक ट्रेन भी छूट चुकी थी। वह गुस्से के साथ नंदिनी को देखता है और नंदिनी उसे देखकर काफी घबरा जाती है और कहती है, अंडस्को प्रोफेसर आप। उसकी बातें सुनकर प्रोफेसर तपिश गुस्से से उसका हाथ पकड़ता है और किसी को कॉल करता है। ट्रेन रुक जाती है और पीछे आने लगती है। ट्रेन ज्यादा दूर तक नहीं गई थी, इसलिए वह आराम से उसे लेकर उतर जाता है। तपिश उसे लेकर बाहर आ जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, अंडस्को पागल हो चुकी हो, बेवकूफ़ बच्ची, यहाँ पर इतना अच्छे से सब कुछ चल रहा है, इतनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और दूर जाना चाहती हो। देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बात करूँगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो और तुम जैसी टैलेंटेड लड़कियाँ हमारे देश का भविष्य हैं। मुझे पक्का यकीन है तुम बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी, इसलिए तुम्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक कोई तुम्हें परेशान करता है, मैं अपने बॉडीगार्ड्स तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजूंगा, पर तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वह हाँ कहती है और रोने लगती है। उसे रोता देखकर मौके का फ़ायदा उठाकर तपिश उसे गले लगा लेता है और उसकी कमर को पकड़ता है। पर नंदिनी दूर हटकर कहती है, अंडस्को ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। ये बोलकर वह अपना सामान लेती है और टैक्सी ढूंढने लगती है, पर तपिश उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी के पास लेकर जाता है और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर कहता है,
अंडरस्कोर तुम्हारे पास तुम्हारा प्रोफेसर है, तो तुम्हें ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप चलो मेरे साथ। ये बोलते हुए तपिश उसे घर तक छोड़ता है और उसके बाद खुद एक होटल में आ जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पूरे दिन में इतना कुछ हो गया था। उसके हाथ से नंदिनी निकल जाती जो वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि बुरी तरीके से उसका दिल नंदिनी पर आ चुका था। ये सोचते हुए वह एक गहरी सांस लेता है और हाथों की मुट्ठी बना लेता है और मन में कहता है, अंडरस्कोर नंदिनी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम जितना भी कोशिश करो मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। ये बोलते हुए वह गाड़ी रोकता है और होटल के अंदर चला जाता है। होटल के 5वें फ्लोर पर वह चला जाता है और एक कमरे में जाता है। सोफे पर बैठकर वह अपनी शर्ट के 3 बटन खोल देता है और अपनी शैलियों को भी खोल देता है और गर्दन पर ऐसे रख देता है। रेड वाइन का गिलास हाथ में लेता है। तभी अचानक एक बेहद खूबसूरत और हॉट सी ड्रेस पहने लड़की अंदर आती है। वह लड़की मुंह वाइन का ग्लास लेती है और उसमें वाइन डालते हुए अपनी अदा दिखाने लगती है तपिश को। तपिश उसे गौर से देखता है। काफी देर तक उसे देखने के बाद वह उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और वाइन को उसके सीने पर गिराते हुए उसके सीने को चूमने लगता है। वह लड़की भी अच्छे से उसकी गोद में कंफर्टेबल होकर बैठ जाती है और उसके बालों को सहलाने लगती है। तपिश काफी देर तक उसके सीने को चूमने के बाद आंखें बंद करके उसके सीने पर सिर रखता है और उसे गले लगा लेता है। वह लड़की अचानक से तपिश को धक्का देकर सोफे पर गिरा देती है और उसके ऊपर आ जाती है। उसके सीने को सहलाते हुए कहती है, अंडरस्कोर आई लव यू प्रोफेसर एंड आई वांट यू। ये बोलकर वह उसका कॉलर पकड़कर उसे खींच लेती अपने करीब और उसके नाक के साथ अपनी नाक रगड़ते हुए कहती है, अंडरस्कोर आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे आपके साथ यह पल बिताने का मौका मिल रहा है। ये सुनकर वह उसके गाल पर हाथ रखता है और कहता है, अंडरस्कोर हाँ, वह तो तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो, बट मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझे टॉलरेट कर पाओगी, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही हो। ये सुनकर वह सर को नीचे कर लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अंडरस्कोर वह तो मैं बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हूँ। ये बोलकर वह मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ रखती है। तपिश जैसे जैसे उसकी हरी आंखों को और सुनहरे बालों को देख रहा था, वैसे वैसे वह आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वह अजीब तरीके से अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है और उसके बालों को पकड़कर उसे खींच लेता है अपने करीब। 1 घंटे बाद तपिश आराम से हाथों को फोल्ड करके बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एक कर्मचारी कमरे के अंदर जाता है और नज़ारा देखकर चिल्लाता है। सामने एक लड़की की लाश पड़ी होती है। उसकी दोनों आंखें फूटी हुई थीं और उसके बाल नीचे गिरे हुए थे। किसी ने उसके बालों को उसके सर से अलग कर दिया था और उसकी आंखों को पूरी तरीके से फोड़ दिया था। क्या होने वाला है इसके बाद? कौन है वह इंसान जिसने उस लड़की के साथ ऐसा किया? क्या वह इंसान तपिश है? और कौन है वह इंसान जिसने नंदिनी के साथ गलत किया? क्या तपिश और नंदिनी को तकलीफ देने वाला और मर्डर करने वाला इंसान एक ही है? क्या होगा जब नंदिनी को ये सब पता चलेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। आप सबको एजा किसी भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं ज़रूर अपलोड करूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब FM स्टोरी चैनल।